सो लेट्स स्टार्ट लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कुछ चीज क्लेरिफाई कर दूं। इस चैप्टर के अंदर में सर्टेन लॉ ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दैट आई एम नॉट गोइंग टू टच, कि लिक्विडेशन होता क्यों है, क्या क्या प्रोसेस से लिक्विडेशन हो सकता है बाय लॉ, म्यूचुअली। ठीक है, लॉ के अंदर में भी किस किस कंडीशन में कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है, क्या क्या डिफॉल्ट होने से होगा। ठीक है, वो सारा आपका लॉ का पार्ट है, वो आपका लॉ में वैसे भी कवर्ड हो जाएगा। मेरा काम है मुनीमगिरी, मतलब लिक्विडेशन होने के टाइम कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। माय कंप्लीट गोल विल बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे टॉपिक्स कवर करें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जो अपने एग्जाम्स में रहेगा। जो लॉ वाला पार्ट है वो आपके लॉ के मेम और सर बता देंगे कि उसके अंदर लिक्विडेशन कैसे होता है। ठीक है, आई वुड से वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। व्हाई? बिकॉज एक चीज सोचो, तुमको पर्सनल लाइफ में दो जगह सबसे ज्यादा मेहनत लगता है और एक जगह कभी मेहनत ही नहीं लगता है। सपोज तुम स्कूल में गए, ठीक है, नई स्कूल में गए, तो नए स्कूल में सबसे बड़ा मेहनत का काम क्या पता है? नया दोस्त बनाना। यानी कोई भी चीज नया बनाने में बहुत मेहनत लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फेथ क्रिएट करना, उसको जानना क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं, कितने क्वेश्चन होते हैं, तब जाके तुम करते हो। चलो नया दोस्त बना लिया, फिर वो दोस्त बनाने का दोस्ती मेंटेन करना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है, उसमें भी बहुत सारा प्रोसेस है। लेकिन दोस्ती तोड़ना एक बार में, एक धोखा करो, सब कुछ कहानी खत्म ना। क्लियर है? यानी दोस्ती तोड़ना इज लिक्विडेशन। सिमिलरली ये चैप्टर सिखाएगा अपने को। कंपनी बनाना बहुत मेहनत का काम है। सोचना पहले तो कंपनी बनाऊं किस चीज में मुझे डील करना है, क्या उसके लिए फिजिबल मार्केट है, फिजिबल लोकेशन है, फिजिबल कस्टमर्स है, क्या क्या डायरेक्टर्स होंगे, कैसे होगा, कितना कुछ काम है। यानी कंपनी बनाने में मेहनत। तो हम लोगों ने कंपनी बनाना भी सीख लिया पहले। फिर कंपनी को चलाना बहुत मेहनत, अच्छे से नहीं चल रहा तो उसको इंटरनली ठीक करो, वरना दो कंपनी को अमालगमेट कर दो। यदि तुम्हारी बहुत सारी कंपनियां तो उन सबको मिला के उसका अकाउंटिंग करो, वो भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन कंपनी को खत्म करना, लिक्विडेट करना सबसे इजी काम, क्योंकि एक्स्ट्रा काम यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। लिक्विडेट करने का मतलब क्या? सब कुछ तोड़ दो। तोड़ने का मतलब सारी एसेट्स बेच दो और सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, इतना ही तो काम है। तो यानी लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो लिक्विडेशन समझ में आया, क्या करना है? कंपनी को खत्म करना है। अब हमने कंपनी बना भी लिया, कंपनी को चला भी लिया, अब कंपनी उस पोजीशन में आ चुकी है कि आगे नहीं चल सकती, इसको खत्म करना है, लिक्विडेट करना है। क्लियर है? लिक्विडेशन का मतलब खत्म करना है। तो खत्म करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे, ज्यादा कुछ कहानी है ही नहीं। हाँ, इसके अंदर सर्टेन लॉ का पार्ट है, जो आप चाहो तो घर पे आराम से अपने तरफ से रीड कर लेना, बट अकाउंट्स वाले पेपर में इसका कोई रेलिवेंसी नहीं रहेगा। ठीक है, कि सर्कमस्टेंसेस कब कब वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल हो सकता है, कब आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर सकते हैं, वो सारा चीज, ये जो स्टार्टिंग का है सारा लॉ वाला पार्ट है, वो आप रीड कर लेना। आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट। मैं एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चलूंगा, टू द पॉइंट चलेंगे, ताकि अपना एग्जाम में मार्क सिक्योर्ड और फटाफट ये चैप्टर कवर अप हो जाए। तो सबसे पहले राइट डाउन करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर में ये 6 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन या टॉपिक्स है जो अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, 6 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है। एक है लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है और उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देन ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, ये एक फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, ये फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। यानी इसको याद करना होगा क्या बैंकिंग और एनबीएफसी का तरह? यस, इसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, फॉर्म है। ठीक है, आपको वैसे ही उसको याद करना पड़ेगा, आपको बस फील करना होता है। जब कंपनी बंद कर रहे होते हैं ना, आरओसी में जाके सब कुछ एप्लीकेशन देते हो, तो सामने से वो एक फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आपको एक फॉर्म देता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भर के दो मेरे को, तो आप जस्ट उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। तो ये एक स्पेसिफाइड फॉर्म है, फॉर्मेट है, जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देन लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है और कैसे बनेगा, लिक्विडेटर के साथ में रिसीवर कौन होता है और उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अपन कैसे बनाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये 6 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें
ये सब इजी है, सब इजी है, एकदम दिमाग नहीं लगाना, बस तुमको ये दिमाग में रखना है कंपनी मैं बंद कर रहा हूँ या कंपनी में बंद कर रही हूँ। तो जब बंद करने के टाइम जो जो काम करेंगे वो सारा काम, कोई भी चीज बंद कर दे, सपोज तुमने एक बहुत सुंदर सा घर बनाया है, अब पूरे घर को डेमोलिश करना है, तो तुम क्या करोगे, घर की जितने भी एसेट्स है उसको बेच दोगे, जो जो इंटरेस्टेड पार्टी बिड लगा के, ठीक है, एंड तुम्हारी कोई लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ करोगे, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसको नया घर बनाने में लगा दोगे, राइट। वही चीज कंपनी में करेंगे, सारी एसेट्स को बेच देंगे और बाहर वालों को पेमेंट करना शुरू करेंगे। अब लिक्विडेशन में सबसे बड़ा पॉइंट है बाहर वालों को पेमेंट करना। अब बाहर वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। जब सपोज कोई एक बैंक बैंकरप्ट हो रही है, बंद होने वाली है, तो उसके अंदर पूरे सारे कस्टमर टूट पड़ेंगे ना, मेरा पैसा पहले दो, मेरा पैसा पहले दो, मेरा पैसा पहले दो, तो फिर मैनेज कैसे करेंगे, राइट। तो जानना पड़ेगा पहले किसको पेमेंट करना है, राइट। सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, पेमेंट जब आप करने जाओगे, एसेट्स बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, जो एसेट जब बेचा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट पेमेंट पहले किसको पेमेंट करना और बाद में किसको पेमेंट करना ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज लॉ बोलता है जब आपने कंपनी क्रिएट किया था तब हमने पब्लिक का इंटरेस्ट देखा था, जब आप कंपनी बंद भी कर रहे हो ना इस टाइम भी आप तो मालिक हो, आपका कुछ नहीं जाएगा, लॉस होगा तो नॉर्मल पब्लिक को लॉस होने वाला है या फिर अदर पर्सन को लॉस होने वाला है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ने क्या क्या हायरार्की बना दिया, पहले इसको पे किया जाएगा, बाद में इसको पेमेंट करेंगे, बाद में इसको, ऐसे करके पेमेंट बना दिया, ठीक है। यानी जब ऐसी हायरार्की बनी तो कंपनी में दो मालिक होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर होल्डर। इनको तो लाइन में सबसे लास्ट में रखा होगा ना, क्योंकि ये कौन है, ये कंपनी के मालिक है और मालिक को तो सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा ना, पहले बाहर वालों को मिलेगा, तो इनको एकदम लास्ट में खड़ा कर दिया लाइन में। इस लास्ट में भी इक्विटी वालों को पहले खड़ा किया होगा या प्रेफरेंस वालों को, ऑब्वियसली प्रेफरेंस वालों को नाम में ही है, एंड बाद में इक्विटी वालों को। तो लाइन में सबसे पहले गवर्नमेंट ने किसको खड़ा किया होगा, लाइन में सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने आप को रखा। गवर्नमेंट बोलता है लॉ ही मैं बना रहा हूं तो लाइन में सबसे पहले भी मैं रहूंगा, मतलब लीगल चार्जेस, राइट, लीगल चार्जेस। अब कंपनी बंद करना है, बंद कंपनी खुद नहीं करता, उसके लिए भी गवर्नमेंट एक अपॉइंट करता है अनबाइज्ड पर्सन, उसको अपन बोलते हैं लिक्विडेटर, ठीक है। अब बेचारा उसको अपॉइंट कर दिया, वो आया कंपनी की गद्दी में आके बैठ गया, सारी एसेट्स बेच रहा है, बिडिंग करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो वो फ्री में तो काम करेगा नहीं ना, उसका सैलरी होगा, रिम्यूनरेशन होगा, प्लस ये सब काम करने में उससे एक्सपेंस भी लगेंगे, राइट। तो एक बात बताओ, तुमको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे कोई काम करने के लिए, ठीक है, और तुमको बाहर वालों को पेमेंट करना है, तुम ऐसा करोगे क्या, तुम सबको पेमेंट कर दोगे, फिर पैसा बचा ही नहीं तो छोड़ो, खुद की सैलरी माफ करके चले जाओगे। सबसे पहले तो खुद की सैलरी साइड में कर लोगे ना, बाद में बाहर वाले। अभी मैं सारी मेहनत कर रहा हूं तो मैं अपनी सैलरी तो साइड कर लूंगा और बाद में बाहर वालों को पेमेंट करूंगा। तो सेकंड कैटेगरी में आता है मेरा लिक्विडेटर से रिलेटेड, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन एंड उसका कोई भी एक्सपेंसेस हुआ तो, ठीक है। फिर ये तो दो हो गए बाहर वाले जो अभी अभी आए, एक तो गवर्नमेंट खुद बना रही थी तो उसने सबसे पहले अपने आप को रख लिया, बोलता है मेरा पैसा मत खा के जाओ, पब्लिक से भी ऊपर मैं आती हूँ तो मेरे को सबसे पहले पेमेंट करो। देन लिक्विडेटर, उसके बाद में आए वो लोग जिन्होंने सिक्योर्ड एसेट देके लोन लिया था। कंपनी कभी कभी क्या करती है, फिक्स्ड मॉर्गेज रखती है, जैसे कि मशीनरी रख दिया और उसके अगेंस्ट में लोन ले लिया, या फिर कंपनी का बिल्डिंग लोन मॉर्गेज रख दिया और उसके अगेंस्ट में लोन ले लिया। तो जिससे भी लोन लिया है वो क्या करेगा, सबसे पहले उस बिल्डिंग को सेल आउट करेगा और उससे जो पैसा आएगा पहले वो अपना लोन रिकवर करेगा ना, उसको अपन बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। जैसे कि सपोज मैंने क्या किया, आपने 10 लाख रुपए की सोने की चेन आपके पास मॉर्गेज रखी और आपसे लोन ले लिया, 6 लाख रुपए का लोन लिया मैंने। अब मेरे पास पैसा नहीं है आपका लोन रिपेमेंट करने का और मुझे कुछ अदर क्रेडिटर्स है उनको भी पैसा देना है, तब मैं क्या करता हूँ, वो जो सोने की चेन है वो बोलता हूँ दो मुझे, मैं मार्केट में बेचूंगा और सबका पैसा चुकाऊंगा। तो तुम लोग क्या बोलोगे, सबका पैसा मत चुकाओ, ये चेन हम बेचेंगे, पहले अपना पैसा रिकवर करेंगे, फिर एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो वो आप बाकी लोगों को दे देना। उसको बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर जो एकदम सिक्योरिटी के साथ हमने एसेट रखा था,
मॉर्गेज रख के जो लोन लिया है, तो जिनसे लोन लिया ना वो लोग अपना पहले पैसा रिकवर करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हायरार्की चलता जाएगा। आई बात समझ में? कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन तुम लोगों ने लिखा। सो मेरा हायरार्की ऑफ पेमेंट क्या है? सबसे पहले लीगल चार्जेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह पे करेंगे, देन लिक्विडेटर का खर्चा, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर, और कभी कभी डिवेंचर होल्डर भी। डिवेंचर होल्डर को यदि हमने फिक्स चार्ज दे रखा है, फिक्स चार्ज का मतलब होता है ये एसेट्स तुम्हारे लिए ही है, कल को हम डिफॉल्ट करेंगे, तुम इस एसेट्स को बेच के मेरा अपना पैसा रिकवर कर लेना, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स चार्ज। ठीक है, तो वो भी सिक्योर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन नॉर्मली डिवेंचर होल्डर्स का फ्लोटिंग चार्ज होता है, फिक्स चार्ज नहीं होता है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कोई भी एसेट्स पे, फिक्स चार्ज का मतलब स्पेसिफिक एसेट्स पे आपका ही राइट है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। क्लियर है? देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ को प्रेफरेंस दिया गया है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? गरीबों को। गरीब बोले तो एम्प्लॉयज को। ठीक है, एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस दिया गया है कि आप, माना एम्प्लॉयज तो ऑब्वियसली कोई सिक्योरिटी तो मॉर्गेज लेगा नहीं, या फिर आपने एम्प्लॉयज को हायर करने के टाइम उसको कोई सिक्योरिटी तो मॉर्गेज में दी नहीं होगी, बट एम्प्लॉयज आर द की पर्संस। वो तो बेचारे छोटे मोटे लोग हैं, उनका घर कैसे चलेगा जब कंपनी बंद हो रहा है? तो बोलता है बाकी बाहर वालों को पेमेंट करने से पहले आपको इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अपन थोड़ी देर में समझेगा कि इसके अंदर कौन कौन आता है। क्लियर है? देन कम्स अवर डिवेंचर होल्डर्स, जिन्होंने फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है अदर एसेट्स ऑफ द कंपनी आर हैविंग चार्ज अगेंस्ट द डिवेंचर होल्डर। जब हमने डिवेंचर इश्यू किया था तो डिवेंचर होल्डर को बोला था कि बाय चांस कंपनी आपका पेमेंट नहीं कर पाए, देन यू हैव अ कंट्रोल ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट्स कौन से स्पेसिफिक एसेट्स वो नहीं बोला, इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। क्लियर है? तो उन सबको पे करने के बाद क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर्स को पे किया जाएगा। देन कम्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब अदर जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज है उसको पे करेंगे। देन कम्स हमारे मालिक का नंबर आ जाएगा, पैसा बच गया तो प्रेफरेंशियल होल्डर, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर। दिस इज द हायरार्की ऑफ पेमेंट वी हैव टू मेंटेन एज पर लॉ इन केस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन करने के लिए जिस आदमी को अपॉइंट किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं अपन? लिक्विडेटर। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगा। क्लियर है? तो लिक्विडेशन करने के लिए जिस आदमी को अपॉइंट करते हैं उसको बोलते हैं लिक्विडेटर, गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगा। बट यहाँ पे क्या है, लिक्विडेटर तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कि तुम जाओ उस कंपनी के सारी एसेट्स को बेचो, और उसको हायरार्की ऑफ पेमेंट पड़ा हुआ रहता है, उस सीक्वेंस में तुम सबको पेमेंट कर दो, सेटलमेंट कर दो, राइट? लेकिन कभी कभी कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या डिवेंचर होल्डर्स के पास पावर होता है अपना एसेट्स को बेचने का। जैसे मैंने बोला ना, आपने बैंक से लोन लिया अपना बिल्डिंग मॉर्गेज रख के, तो जरूरी नहीं है बैंक वो बिल्डिंग सेल करने के लिए लिक्विडेटर को दे। बैंक बोलता है कि नहीं, मैं अपना आदमी अपॉइंट करूंगा और वो पहले बिल्डिंग बेचेगा, बैंक का लोन रिकवर होगा, और जितना एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो लिक्विडेटर के हाथ में दे देगा। उस पर्सन को अपन बोलते हैं रिसीवर। यानी जब सिक्योर्ड क्रेडिटर या डिवेंचर होल्डर्स अपने बिहाफ में किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं टू रिकवर देयर अमाउंट, वसूली भाई, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर बोलते हैं ये जो वसूली भाई तुम लोगों ने अपॉइंट किया ना गवर्नमेंट, इस पे भरोसा नहीं है हम लोग को, ये अच्छे से एसेट्स का वैल्यू रियलाइज नहीं करेगा, हम अपना खुद का वसूली भाई अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट बोलती है कर लो, अपना वसूली भाई कर तो लो, लेकिन ध्यान रखना जितना लोन तुमने दिया है ना, उतना रिकवरी होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस या पैसा बचेगा वो तुम लोग को लिक्विडेटर को दे देना चुपचाप। बाद में आगे का प्रोसेस कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपॉइंट किया तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का लोन पे होने के बाद जितना भी पैसा वो लिक्विडेटर के हाथ में चला जाएगा, फिर लिक्विडेटर अपना नॉर्मल प्रोसेस करता रहेगा। उसी को बोलते हैं रिसीवर। आई बात समझ में? रिसीवर, रिसीवर कौन है? जब सिक्योर्ड क्रेडिटर अपने बिहाफ में किसी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट करता है टू रिकवर देयर अमाउंट, दैट पर्सन इज नोन एज रिसीवर। ठीक है? और लिक्विडेटर कौन है? जब गवर्नमेंट अपॉइंट करता है किसी अनबाइज्ड पर्सन को टू लिक्विडेट द फंक्शंस ऑफ द कंपनीज, उसको अपन बोलता है लिक्विडेटर। क्लियर है ये वाला चीज? तो
इतना पार्ट लिख के रखो फटाक से। नाउ सी, लॉ के अंदर में एक सेक्शन है 326 327। अब क्या बोलता है कि चलो पहला दो छोड़ो, सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेगा, अपना एसेट्स को बेचेगा, जिसका सिक्योरिटी उसको दिया हुआ था वो सेल आउट करेगा और अपना पैसा रिकवर करेगा। लेकिन यहाँ पे लॉ ने क्या किया, कुछ लोगों को ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स बना दिया, मतलब उनको सिक्योर्ड क्रेडिटर के बराबर खड़ा कर दिया। ठीक है, यानी वो प्रेफरेंशियल तो थे ही, मतलब गरीब तो थे ही, ओवर एक्सेस गरीब, उनको क्या कर दिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर के बराबर में खड़ा कर दिया। कौन है वो, वर्कर्स, जो डे टू डे डेली भत्ता, डेली वेजेस पे जो सरवाइव कर रहे थे, उनको क्या किया, सिक्योर्ड क्रेडिटर के बराबर खड़ा कर दिया। बोलता है सिक्योर्ड क्रेडिटर, तुम लोगों ने जितना एसेट सिक्योर्ड लेके लोन दिया था ना, तो आप जब ये सिक्योर्ड एसेट्स को सेल आउट करोगे तो आपके बराबर उससे जितना रिकवरी होगा प्रोपोर्शनेटली वर्कर्स को भी पे किया जाएगा। यानी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में दो जन आता है, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कमैन ड्यूज। वर्कमैन का मतलब वर्कर्स, वर्कर्स का मतलब जो डेली वेजेस के बेसिस पे कंपनी में काम करते हैं। अब यहाँ देखो वर्कमैन ड्यूज, वर्कमैन ड्यूज का मतलब होता है उसके अंदर क्या क्या आएगा, वेजेस या फिर उनका सैलरी, कोई भी आउटस्टैंडिंग वेजेस था वो, कोई भी अक्रूड हॉलीडे रिम्यूनरेशन। अक्रूड हॉलीडे रिम्यूनरेशन का मतलब छुट्टी वाले दिन भी काम करने आया, मतलब वो छुट्टी ले सकता था बट स्टिल उस दिन काम करने आया, उसको हम लोग बोलते हैं हॉलीडे रिम्यूनरेशन, अक्रूड हॉलीडे रिम्यूनरेशन। क्योंकि कंपनी के अंदर में क्या होता है, सर्टेन नंबर ऑफ डेज का हॉलीडेज फिक्स रहता है। इफ आप वो हॉलीडे नहीं देते, उस दिन काम करते हो तो उसका पैसा मिलता है, राइट, क्लियर है। तो वो हो गया अक्रूड हॉलीडे रिम्यूनरेशन। या फिर समटाइम्स ऐसा लॉ भी है कि आपको सर्टेन नंबर ऑफ डेज हॉलीडे अलाउड है एंड आप वो हॉलीडे में हो भी ना तो उसका पैसा मिलेगा, आपका डिडक्ट नहीं होगा, क्लियर है। तो वो पैसा यदि आपको नहीं मिला है तो उसको अपन बोलेगा अक्रूड हॉलीडे रिम्यूनरेशन। फिर एक होता है कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब कोई भी ऐसा कंपनसेशन जो मेरे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी था बट अब मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है। याद होगा पार्टनरशिप में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते थे। वो क्या होता था कि फ्यूचर में कोई वर्कर को कुछ हो गया तो हम लोग को पे करना पड़ेगा ना, या फिर अचानक किसी को निकाल दिया, किसी का डेथ हो गया, किसी का हार्ट टूट गया, पैर टूट गया काम करते करते, तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा ना, तो वही है। तो ऐसा कोई कंपनसेशन यदि देना है तो वो भी आपका वर्कमैन ड्यूज के अंदर ही आता है, यानी वो प्रायोरिटी है, वो तो पहले देना पड़ेगा। एंड कोई भी उनसे रिलेटेड प्रोविडेंट फंड का पैसा, पेंशन फंड का पैसा, ग्रेचुइटी फंड या कोई भी अनदर फंड, एनी अदर फंड रिलेटेड टू वर्कर्स, वो सब भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइन में सबसे पहले इन लोग आके खड़े हो जाएंगे along with secured creditor, along with एंड वर्ड, और वर्ड नहीं है, यानी इन दोनों को प्रोपोर्शनेटली पेमेंट किया जाएगा। यानी सोचो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है 1,00,000 रुपए का, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर है 1,00,000 रुपए का, उसके पास हमने मॉर्गेज रखा था एसेट 80,000 का, ठीक है। तो उसने मुझे क्या किया था, 80,000 नहीं, चलो एक काम करो, 80,000 का लोन और 1 लाख का एसेट मॉर्गेज रखा था हमने, राइट, 1 लाख का एसेट मॉर्गेज रखा और 80,000 का लोन लिया। अब जब कंपनी बंद होगी तो इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन है जिसने लोन दिया वो क्या करेगा, उस 1 लाख की एसेट को मार्केट में सेल करेगा और अपना पैसा रिकवर करेगा ना। तो यानी बहुत इजी था, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, वर्कर्स का भी पैसा इसी के साथ में खड़ा कर दिया। सपोज वर्कर्स को पेमेंट करना है 80,000, ये मुझे वर्कर्स को पेमेंट करना था, बाकी है। तो क्या किया लॉ ने, सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ में वर्कर को खड़ा कर दिया। अब मार्केट में ये एसेट बेचेगा 1,00,000 रुपए, पैसा आया 1,00,000,
सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करना है 80 और वर्कर्स को पे करना है 80, तो टोटल चाहिए 160 ना, है तो 1 लाख ही। तो लॉ बोलता है प्रोपोर्शनेटली इन दोनों के रेशियो में पे कर दो। दो वर्कर्स तो कोई सिक्योरिटी नहीं रखता है, बट वर्कर्स को सिक्योर्ड एसेट बना दिया गया लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 1 लाख में से 50,000 मिलेगा इसको और 50,000 मिलेगा वर्कर्स को। क्लियर है? तो यानी ड्यू टू वर्कर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर को अपना पैसा नहीं मिला, उनका कुछ पैसा बाकी रह गया। तो जितना सिक्योरिटी सिक्योर्ड क्रेडिटर का था जो हमने वर्कर्स के लिए यूज किया है, उतना पैसा तक यदि आउटस्टैंडिंग है सिक्योर्ड क्रेडिटर का, तो उनको प्रेफरेंशियल ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर उनको माना जाएगा। तो ये जो पेमेंट हो गया वो तो कहानी खत्म ना। क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स which could not be recovered due to workmen share in security। कितना नहीं रिकवर कर पाए हम, 30,000 रुपए तो नहीं कर पाए। हमारे एग्जांपल में 80,000 देना था सिक्योर्ड क्रेडिटर को, एसेट सेल करके 1 लाख आया, बट हम लोग को तो दोनों को देना है, तो हमने आधा आधा दे दिया एज पर द रेशियो। शेयरिंग रेशियो कितना हुआ, 1:1, तो 50 तो मिल गया और कितना नहीं मिला। सोचो वर्कर्स ड्यू होता ही नहीं, वर्कमैन ड्यूज नहीं होता, तो इनको तो इनका पूरा पैसा मिल जाता ना। तो इनका शॉर्टफॉल कितना रहा, 30,000। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को पैसा देना पड़ा। तो लॉ क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर विच कुड नॉट बी रिकवर्ड ड्यू टू वर्कमैन शेयर इन सिक्योरिटी, then the amount to the extent shared with the workman will be treated as overriding preferential creditor। यानी उनको जितना पैसा बच गया बाकी एसेट्स को बेच के जब पैसा आएगा तो लाइन में वो सबसे आगे खड़े होंगे, उनको आप अनसिक्योर्ड पार्ट नहीं बताओगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। अभी पहले इतना चीज समझ में आया कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स क्या होता है। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स के अंदर दो लोग हैं, एक तो सिक्योर्ड और वर्कर्स ड्यूज, उनको प्रोपोर्शनेटली पे करेंगे। जितना सिक्योर्ड एसेट्स को पैसा नहीं मिलेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा नहीं मिलेगा ड्यू टू शेयरिंग विद द वर्कर्स, तो उतना पैसा उनका ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट कहलाया जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इंस्टीट्यूट का बुक में अच्छा सा क्वेश्चन है, उससे पूरा क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगा। अच्छा ये इलस्ट्रेशन कर लेता है। In which sequence the following payment will be made while preparing the liquidator statement of account। सबसे पहले किसको पेमेंट करोगे, लीगल चार्जेस, ये नंबर 1 में आएगा। देन डिवेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन प्रेफरेंस एंड देन इक्विटी। क्लियर है? बस उम्मीद मत करना एग्जाम में आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बीकॉम में कुछ भी हो सकता है, इसमें 5 मार्क्स दे देगा। देखो जो चीज मैं समझा रहा था, जो चीज लॉ समझाने की कोशिश कर रहा है, इस एग्जांपल से समझता है। अमाउंट पेबल इन बाइंडिंग अप मतलब लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो रहा है। सिक्योर्ड क्रेडिटर थे 1,25,000 के और वर्कर्स को देना था 2,50,000 रुपए। सिंस वर्कर्स का कोई सिक्योरिटी तो नहीं होता है, उनको तो हम कोई मॉर्गेज देते नहीं है, बट स्टिल लॉ ने क्या किया, इनको सिक्योर्ड के बराबर खड़ा कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, देंगे, आपको भी देंगे। शो द पेमेंट मेड एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस इन द फॉलोइंग 2 इंस्टेंसेस। सिक्योरिटी, सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास जो एसेट सिक्योर्ड रखा था उसको बेच के पैसा आया 2 लाख। अब 2 लाख रुपए आया तो मन में आता है मेरे पास कि ये पहले अपना 1,25,000 लेके चला जाएगा और बाकी 75 इसको दे देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज वर्कर्स आर नाउ ट्रीटेड एज सिक्योर्ड ओनली। मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर, मेरी टोटल सिक्योर्ड लायबिलिटी कितनी है, बट हमने एसेट बेच के पैसा रिकवर कितना किया है, सफिशिएंट पैसा ही नहीं है। तो इस 2 लाख को बांटना है, कैसे बांटेंगे, इन द रेशियो 1,25,000 तो ये रेशियो क्या हो गया, 1:2 का रेशियो हो गया।
तो बताओ किसको कितना मिलेगा? मेरा कैलसी 66,666 तो ट्रेडर को और उसको मिलेगा आपका 1,33,333 66,667 एंड इसको मिल रहा है इतना पैसा मिला। क्लियर है? अब देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर यदि अपना जो एसेट मॉर्गेज था उनके पास में वर्कर्स के साथ शेयर नहीं करते तो क्या उनका पैसा पूरा रिकवर हो जाता? हो जाता ना, राइट? बट यहाँ तो हो नहीं पा रहा है ना, तो इनका शॉर्टफॉल कितना रह गया? ये सेटल्ड करने के बाद शॉर्टफॉल कितना हो गया? 1,25,000 माइनस 66,000 58,333 और इनका बैलेंस 1,16,667। वर्कर्स का पैसा तो हमेशा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल ही रहेगा, मतलब उनको तो लाइन में हमेशा आगे ही करना है। यानी बाकी एसेट्स जो सिक्योर्ड एसेट है उसको तो छोड़ो, वो तो उन्हीं का ही हक था। उसके बाद रिमेनिंग एसेट्स को बेच के भी कंपनी में जो पैसा आएगा ना, सबसे पहले आपको इनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर मेरे कितने रह गए? 58,333। तो हमने इनका कितना शेयरिंग ले लिया था? इसका 1,33,333। इफ आप वर्कर्स को पे नहीं करते तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को अपना पूरा पैसा मिल जाता ना। तो यानी जितना पैसा वर्कर शेयर करता है उतना तक इफ लाइबिलिटी ड्यू है अभी भी अगेंस्ट द सिक्योर्ड क्रेडिटर देन इट विल बी ट्रीटेड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो यानी ये पूरा का पूरा पैसा, दिस कंप्लीट अमाउंट ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा मेरे लिए। हाँ नहीं, देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर को उसको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल नहीं बोला गया। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल का मतलब है इफ आप सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कर को कुछ पार्ट नहीं पे कर पा रहे विद द सिक्योर्ड एसेट then the remaining balance will be treated as overriding preferential creditor। यानी उनको बाकियों से लाइन में आगे रखा जाएगा पेमेंट करने के टाइम, बाकी अदर एसेट सेल करके। अब देखो थोड़ा सा तुम्हारा माथा घूम सकता है, ये तो था सिंपल, क्योंकि यहाँ पे इफ मेरे पास ये वर्कर्स को हम नहीं देते तो मेरा पूरा पैसा पेमेंट हो जाता ना सिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो जितना पेमेंट नहीं हुआ उन सबको हमने ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल मान लिया। लेकिन केस नंबर 2 देखो अच्छे से, केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है? लाइबिलिटी है मेरा 3,75,000, आपका रिकवरी कितना हुआ है? 1,00,000 रुपए रिकवरी हुआ है, राइट? तो जितना पेमेंट करना है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को उसमें से कम रिकवरी हुआ है, तो पहले किसको दे? सिक्योर्ड वालों को दे या वर्कर्स को दे? कॉम्प्लिकेशंस है, तो हम लोग एज पर द रेशियो कितना कितना पे कर देंगे? कितना कितना पे करेंगे? 33,333। क्लियर है? अभी भी कितना बैलेंस रह गया? कितना बैलेंस रह गया? वेरी गुड। $183,333। ठीक है, अब देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर का ड्यू अमाउंट कितना रह गया? 91,667। क्या इतना पूरा पैसा को ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मान लिया जाए क्या? लॉ क्या बोलता है? जितना पैसा वर्कर्स को दे दिया जाता है आउट ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स उतना ही पैसा इफ ड्यू पड़ा है सिक्योर्ड क्रेडिटर का तो आप उसको ओवरराइडिंग मानोगे। यानी इसके अंदर में देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने वर्कर्स को कितना दिया? इतना, तो इतना ही पैसा बाकी रहता ना, तो उसको हम ओवरराइडिंग में मान के लाइन में आगे खड़ा कर देते।
क्योंकि सोचो वर्कर्स है ही नहीं, वर्कर्स नहीं होते तो तुम्हारे पास 1,25,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, उनके पास जो मॉर्गेज रखा था उस एसेट से कितना पैसा रिकवर हुआ, तो उनको तो 1 लाख ही मिलता ना मैक्सिमम, बाकी 25,000 तो अनसिक्योर्ड हो गया। अब तो तुमको लाइन में पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अब क्यों बोल रहे हो कि मुझे लाइन में आगे खड़ा करो? 25,000 तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाएगा। यस, 25,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाएगा। आई बात समझ में? वही चीज लॉ में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका 2 बाइफर्केशन हो जाएगा अपने पास में। 66,667 तो मेरा हो जाएगा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और बाकी 25,000 क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड। और वर्कर्स तो हमेशा क्या है? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये निकालना समझ में आया? मतलब इन शॉर्ट, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, पहले ये देख लो सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, ठीक है, एंड देखो कि जो मॉर्गेज एसेट है उससे पैसा रिकवर कितना हो रहा है। फर्स्ट इंस्टेंस में फिर से चलते हैं। मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर था 1,25,000, एसेट रियलाइज कितना हुआ? 2 लाख रुपए। यानी हम वर्कर्स को नहीं पे करते तो इन लोग का बेचारा का सारा पैसा रिकवर हो जाता। मतलब जितना अभी दे पा रहे हो, बाकी सारा का सारा जो बैलेंस है वो ओवरराइडिंग ही रहेगा। लेकिन सेकंड केस में देखो, इतना तो अनसिक्योर्ड में जाना ही जाना है, बिकॉज आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर था 1,25,000, एसेट को बेच, उनके पास जो एसेट थी उनको बेच के आया ही 1 लाख है, तो उतना ही रिकवर कर पाएंगे, तो उनका 1 लाख मिल जाता, और बाकी के लिए उन लोग लाइन में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ खड़े होते। आई बात समझ में? तो ये देखो हमारा निकला भी 25,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। समझ में आया? सो ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी कभी आपको दिख जाता है। इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, ये पार्ट लिखना है पहले, चलो। और एक चीज दिमाग में रखना, वर्कमैन ड्यूज कितना साल का? फॉर 2 years प्रीसीडिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, यानी जिस दिन वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ उसके प्रीवियस 2 साल का यदि कोई वर्कमैन ड्यूज है ना, तो उसी को ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल में खड़ा करना। उससे पुराना कोई है वो नहीं, सिर्फ प्रीवियस 2 years, वो अलग है, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए, सैलरी एंड वेजेस के लिए। वो ये वर्कर्स है डे टू डे वेजेस वाले, और वो परमानेंट एम्प्लॉयज वालों के लिए 4 months। समझ में आया ये चीज? तो इसको मस्त तरीके से लिख के रखो, एंड हमेशा इसको समझने के लिए अपना इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर 2 करोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था। नंबर 1 करता है पहले, एक तरफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक तरफ वर्कमैन ड्यूज एंड टोटल। अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करना है 1,25,000, वर्कर्स को कितना पे करना था? 2,50,000, तो टोटल हो गया 3,75,000 पे करना है। एसेट्स रियलाइज्ड, जो एसेट सिक्योर्ड था उससे कितना पैसा आया? 2 लाख रुपए। पहला केस में 2 लाख था, ठीक है, तो इसको किस रेशियो में बांट देगा? 1:2 में। वन इज टू टू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे वर्कर्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर दोनों को मिला के टोटल 375 पे करना, बट हमारे पास एसेट्स को बेच के आया ही 2 लाख है, तो किसको पहले दे? आइडिया नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंस दोनों ही सेम लेवल पे है तो किसको पहले प्रेफरेंस दे पता नहीं ना, तो लॉ ने बोला दोनों का रेशियो बना लेना आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। तो मेरा रेशियो बना 1:2, तो किसको कितना मिलेगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगा 66,667, और इसको 1,33,333, तो टोटल 2 लाख का पे हो गया।
अब जितना भी पैसा है इस पूरे पैसे को, अब इसका सिक्योर्ड क्रेडिटर का बैलेंस कितना रह गया? क्या इतना पूरा को अपन मान सकता है क्या? बैलेंस पूरा का पूरा क्या ट्रीट हो जाएगा? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल। मतलब अब जो बाकी एसेट्स बेच के जब कंपनी के पास पैसा आएगा लिक्विडेटर के पास, तो सबसे पहले लाइन में इनको पेमेंट किया जाएगा, बाद में बाकी लोग आएंगे। क्लियर है? तो बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और वर्कर्स का कितना भी ड्यू होता है वो तो हमेशा ओवरराइडिंग ही रहेगा। क्लियर है ये चीज? तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कुछ है ही नहीं इसके अंदर में। इसी कैटेगरी में सेकंड नंबर में क्या बोला कि आपके पास सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने थे? 125 और वर्कमैन ड्यूज 250, यानी टोटल 375 पे करना है। मेरा एसेट रियलाइज होके पेमेंट हुआ कितना? इस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो, बिकॉज सफिशिएंट नहीं है ना, सफिशिएंट नहीं है, दोनों ही सिक्योर्ड कैटेगरी में है। तो 1:2 में पे करोगे तो कितना कितना पे हो जाएगा? 33,333, 66,667, 1 लाख पूरा पे कर दिया, राइट? तो मुझे बताओ ये जो बैलेंस है कितना बच गया? कितना रह गया बैलेंस? वन 183,333, राइट? अब इस बैलेंस के अंदर में ट्रीटेड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना होगा? जितना पैसा वर्कर्स ने यूज किया है आउट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स सिक्योर्ड एसेट, उतना ही मैक्सिमम, यानी 66,667 तो हो जाएगा प्रेफरेंशियल, और बाकी कहां चला जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का लाइन में चला जाएगा। और इसमें तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? इधर ही रहेगा। समझ में आया ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स कैसे निकालोगे? किसी को भी डाउट कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स कैसे निकालता है तो आराम से पूछ सकता है मेरे से। किसी को भी डाउट है कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स कैसे निकालना है तो पूछ सकता है मेरे से। डिपेंड्स, उसके अंदर में भी पॉइंट डाल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, बस अपने को प्रोविजन ध्यान में रखना है। इफ सिक्योर्ड क्रेडिटर है क्वेश्चन में और वर्कमैन ड्यूज भी है, तो उन दोनों को सबसे पहले पे करेगा अगेंस्ट द सिक्योर्ड एसेट। यदि पूरा पैसा नहीं मिल सकता उनको तो उनके रेशियो में पे करेगा, और जितना पैसा आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर के एसेट को यूज करके वर्कर्स को पे किया है उतना ही हम लोग ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल मानेगा फॉर द बैलेंस लेफ्ट ओवर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। वेरी गुड। इफ वर्कमैन ड्यूज कुछ नहीं होता, सपोज वी आर इन द केस टू वर्कमैन ड्यूज कुछ होता ही नहीं, तो 1,25,000 का सिक्योर्ड क्रेडिटर था, एसेट्स को बेच के 1 लाख आया, तो बाकी 25,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में खड़ा हो जाता। तो 2 लाख रियलाइज होता तो 1,25,000 तो उनको पूरा पे हो जाता, 75,000 बाकी क्रेडिटर्स को पे करने के लिए यूज करते।
हाँ, अरे सोचो, हम तुमको एक अपना सोने का चेन मोर्गेज रख के लोन लिया तुमसे लोन लिया 1 लाख रुपए का, हम अपना सोने का चेन मोर्गेज रखा था, अब हम पैसा नहीं चुका पा रहे, तुम क्या करेगा, चेन बेचा मार्केट में चेन बेच के तुमको 2 लाख रुपए मिला, तो भाई तुम कितना रुपए रखेगा, जितना हम तुमसे लोन लिया उतना ही रखेगा ना, बाकी पैसा तुम हमको दे देगा और वो हम यूज करेगा बाकी क्रेडिटर को पे करने के लिए। सेम चीज यहाँ पे भी है, क्लियर है? सो दैट वाज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। अब समझना पड़ेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन है। ये तो ओवरराइडिंग का मतलब सेक्शन, सारा सेक्शन का बाप लाइन में सबसे आगे लाइन काट के आगे खड़ा हो जाएगा, मैं पहले लूंगा। जैसे ना लेडीज में हम लोग को अलग से एक लाइन प्रिविलेज, अलग से आगे प्रिविलेज चाहिए, तो वैसा वाला कंडीशन है इन लोग क्या करेगा, आगे आके खड़ा हो जाता है। हम लोग ओवरराइडिंग है, हमारा एसेट्स को बेच के हम लोग को इतना ही पैसा मिला था, बाकी पूरा पैसा मिला नहीं है, तो पहले हमको दो, बाद में बाकी लोगों को पेमेंट करना, ठीक है, पहले इनको दे दिया। अब बात आता है इनको पे करने के बाद भी कुछ पैसा कंपनी के पास तो होगा, अब कंपनी किसको दे, बोलता है सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दो। अब ये प्रेफरेंशियल, नाम भी देखो ना, प्रेफरेंशियल मतलब उनको प्रेफरेंस दो। कौन लोग होंगे इसमें भी, गरीब लोग, इसमें भी गरीब लोग। गरीब में दो आता है, एक कंपनी के एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से गरीब कोई नहीं है, हर जगह गवर्नमेंट अपने आप को खड़ा कर लेता है, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन कौन आएगा, सैलरीज एंड वेजेस। देखो वर्कमैन में वेजेस एंड सैलरीज था, सैलरीज एंड वेजेस नहीं था। वर्कर्स तो डेली बेसिस पे काम करते हैं ना, वेयर एज परमानेंट एम्प्लॉयज वो तो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, तो वहां आया सैलरीज एंड वेजेस। लेकिन सैलरीज एंड वेजेस में ध्यान रखना अपने को, लॉ क्या बोलता है, कितना, नॉट एक्सीडिंग 4 months within the 12 months immediately before the winding up start। जब आपका वाइंडिंग अप स्टार्ट हुआ है उससे जस्ट प्रीवियस 12th मंथ का बात कर रहा है, उसमें जो पिछला 4 महीना का है ना, मैक्सिमम 4 महीना का सैलरी या वेजेस प्रेफरेंशियल है। सपोज क्या लास्ट 12 महीना का 8 महीना का सैलरी नहीं दिया था, तो उसमें से सिर्फ 4 महीना प्रेफरेंशियल माना जाएगा और बाकी 4 को अनसिक्योर्ड का लाइन में खड़ा कर देंगे, क्लियर है। गवर्नमेंट टैक्सेस में भी लास्ट 12 मंथ्स का बोलता है, उससे पुराना कोई गवर्नमेंट टैक्सेस है तो आप भी अनसिक्योर्ड के साथ में ही खड़े होंगे। लास्ट 12 मंथ्स तक का तो हम पे कर देंगे प्रेफरेंशियल बोल के, और बाकी सब अनसिक्योर्ड का लाइन में खड़ा होगा। और जैसे तुम्हारा वर्कमैन में था हॉलीडे रिम्यूनरेशन, फिर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, अदर फंड, यहाँ पे भी वही है। कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर ESI एक्ट, ESI एक्ट मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यानी एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना था आप लोग को इंश्योरेंस एक्ट में, लेकिन आपने किया नहीं, तो वो भी तुमको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। एंड कोई भी कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट, मतलब वही वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब जो वर्कर्स वाले में था वही सारा पॉइंट इधर में है, बस वहां पे वर्कर्स है और यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए बोला। वर्कर्स के केस में बोला पिछला 2 साल का जितना भी ड्यूज है, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉयज के केस में कितना बोला, लास्ट 4 मंथ का सैलरी। 4 मंथ का सैलरी से ज्यादा प्रेफरेंशियल नहीं दिया जाएगा, क्लियर है ये वाला चीज। तो इन लोगों को बोला जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब बाकी लोगों को पेमेंट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इनको पेमेंट करेंगे। आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर कंपनी क्या करेगा, पहले इनको पे करेगा। लॉ में इनको भी क्या किया गवर्नमेंट ने, उठा के पीछे से लाइन में आगे खड़ा कर दिया, बोले तुम गरीब लोग पीछे क्यों खड़े हो, तुम लोग तो आगे आओ, बेचारों का घर कैसे चलेगा, तो इनको ऐसे उठाया, लाइन में आगे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो लाइन में आगे कौन खड़े हैं, एक तो ओवरराइडिंग वाले जिसमें एक सिक्योर्ड वाला है और मेरा वर्कर्स है, उसके बाद लाइन में पीछे खड़ा कर दिया एम्प्लॉयज वगैरह को और गवर्नमेंट ड्यूज वगैरह 12 महीना का। एंड देन उसके बाद में बाकी लोग आएंगे, डिवेंचर होल्डर आ जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, क्लियर है ये वाला चीज। तो ये होते हैं अपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जिनको मुझे प्रेफरेंस देना है, इसको नोट डाउन करो, फिर इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस करेगा अपन। नाउ सी इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो हमने अभी पढ़ा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके ऊपर है। अ कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन whose creditors are 36,000, total creditors are 36,000. This amount of 36,000 includes
6,000 on account of wages of 15 men at the rate ₹100 per month for 4 months. ठीक है, on account of wages. ठीक है, immediately before the date of winding up. 9,000 being the salaries. एक बात बताओ, वेजेस के केस में पिछला 4 महीना देखना होता है क्या? वो तो वर्कमैन ड्यूज हो गया, उसमें तो पिछला 2 साल रहता है, राइट? सैलरीज के केस में क्या देखना है? 4 महीना को ही प्रेफरेंशियल मानेगा, बाकी सब अनसिक्योर्ड में खड़ा रहेगा। और 5 एम्प्लॉइज, यानी मेरा ये जो 6,000 है, ये 6,000 तो प्रेफरेंशियल रहेगा, जो वेजेस का पे करना था। मेरे को जो ये वेजेस का पे करना है, ये वाला पार्ट, ये तो क्या रहेगा मेरा? प्रेफरेंशियल रहेगा। देन salaries 9,000 being the salaries of 5 employees at the rate 300 per month for the previous 6 months. अपने को कितना लेना है? 300 per month for the previous 4 months into 5 कितना हो जाएगा? तो 6,000 ही सिर्फ प्रेफरेंशियल होगा, बाकी 3,000 क्या होगा? अनसिक्योर्ड का कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, रेंट फॉर गो डाउन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, इसमें क्या पिछला 4 महीना, 6 महीना, 1 साल कुछ लेना है क्या? अरे रेंट फॉर गो डाउन, ये तो कोई एम्प्लॉय है क्या? ना तो एम्प्लॉय है ना वर्कर है, तो ना ही गवर्नमेंट का ड्यूज है, तो ये तो प्रेफरेंशियल का कैटेगरी में ही नहीं आएगा, ये तो वैसे भी अनसिक्योर्ड में ही रहना है। इनकम टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ सैलरीज, इनकम टैक्स मतलब तो गवर्नमेंट ड्यूज हो गया, तो पिछला 12 महीना का गवर्नमेंट ड्यूज प्रेफरेंशियल में आता है, तो ये भी तुम्हारा कहाँ आ जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आ जाएगा। देन आगे क्या बोला? इन एडिशन इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी वुड हैव टू पे contingent liability, have to pay 3,000 as compensation to an employee for injuries suffered by him which was contingent, यानी वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन हुआ, उसको काम करते करते कुछ हो गया, अब हम लोग को उसको पेमेंट करना पड़ेगा, पता चल गया, तो ये क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रेफरेंशियल। तो निकालना क्या है? तो इसका टोटल कर दो, निकल गया प्रेफरेंशियल रेट है। आया समझ में? इस टाइप का 4 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है बहुत। प्रोविजन भूला, कहानी खत्म। सबसे बड़ा गलती कहां करके आते हैं? नहीं, इसमें घुमाने के लिए देखो क्या लिखा होता है, लास्ट 6 मंथ। अब हमारा दिमाग प्रोसेस करने लगता है, नहीं कहीं तो पढ़ा था सिर्फ 4 महीना होता है, तो तुम क्या करते हो? 4 महीना निकाल देते हो इसका, और गधा, कहानी खत्म। प्रेफरेंशियल में सिर्फ वर्कर्स, क्रेडिटर्स, आई मीन वर्कर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट। ओवर राइडिंग तो सबसे ऊपर, इनसे भी ऊपर। हाँ, क्या चीज? जब वो ओवर राइडिंग है तो प्रेफरेंशियल तो वही हुए ना। हाँ हाँ, वो ओवर राइडिंग है वो। हाँ मतलब वो प्रेफरेंशियल तो थे ही, बट उनको प्रेफरेंस से भी और ज्यादा प्रेफरेंस, मतलब लाइन में प्रेफरेंस वालों को खड़ा किया, उसमें सपोज पहले खड़ा हो गया गवर्नमेंट, फिर एम्प्लॉयज, फिर वर्कर्स, तो वर्कर्स को उठा के लाइन में आगे लेके आ गया, इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग। क्लियर है ये वाला चीज? नंबर 3 अपने पास कंपाइलर जो दिया है उसमें भी शायद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखना। ये वाला नहीं है, ये बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी पे है, क्वेश्चन नंबर 1। ये लिक्विडेटर एंड रिसीवर नेक्स्ट थोड़ा सा बाद में करेंगे अपन। नंबर 2, फिर नंबर 3 भी लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट थोड़ा बाद में करेंगे। नंबर 4 बाद में, नंबर 5 नहीं होगा अभी आपसे।
देखो ये क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग से, नंबर 8, लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 कंपाइलर का। BK Limited is being wound up by the tribunal. All the assets of the company have been charged in favor of the company's bankers, to whom the company owed 2.50 crores. ठीक है, all the assets are charged to the company's banker. और वो कितना मांगता है कंपनी से? 2.5 करोड़ रुपए, 2.50 करोड़. The company owe following amounts to the others. वर्कर्स को इतना देना है, गवर्नमेंट को इतना देना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. यानी आई कैन से दिस इज माय सिक्योर्ड लोन. ये मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया ना. इसके साथ में भी ये खड़ा हो जाएगा वर्कर. टैक्सेस बराबर में नहीं होगा, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल में 2 ही है, ये दोनों बराबर में खड़े हो जाएंगे. अब देखो नीचे क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट द अमाउंट ईच काइंड ऑफ क्रेडिटर इज likely to get the amount realized by the official liquidator from the secured asset and available for distribution among creditor. अब secured assets को बेच के पैसा कितना आया? 2 करोड़ रुपए आया, राइट. अब secured creditor है कितने मेरे? 2.5 करोड़ के तो थे ही, लेकिन वर्कर्स को भी अपन क्या मान देते हैं? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल. तो 2.5 करोड़ तो secured creditor को देना है, एंड 62,50,000 किसको देना है? वर्कर्स को. तो मेरे पास सिक्योर्ड एसेट्स को बेच के आया ही 2 करोड़ है, तो इस रेशियो में तो पे करेंगे. तो कितना मिलेगा? इसका रेशियो 4:1. तो इस रेशियो में 2 करोड़ को बांट दो. 40 लाख इसको मिलेगा एंड 1.60 लाख 60 करोड़ इसको मिल जाएगा. अब जितना पैसा रह गया सिक्योर्ड क्रेडिटर का, विल दैट टोटल अमाउंट बी ट्रीटेड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल और नॉट? टेल मी. पहला बात है 2 करोड़ 50 लाख देना था, उसमें से 1 करोड़ 60 लाख तो दे दिया, तो बचा कितना? 90 लाख. यस, द कंप्लीट 90 लाख will be treated as overriding preferential creditor. जितना पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर का, सिक्योर्ड एसेट्स का हम यूज करते हैं टुवर्ड्स वर्कर, उतना पैसा तक तो वो क्या रहेगा? ओवरराइडिंग रहेगा ना. अरे सोचो यहाँ पे वर्कर्स नहीं होता, यहाँ वर्कर्स नहीं होता तो तुम्हारे पास में कितना आता? अच्छा हाँ, 50 लाख तुम्हारा अनसिक्योर्ड में जाएगा. तुम्हारा ड्यूज बचा कितना इसमें? हाँ, 90 लाख बचा, उसमें से 40 लाख तो क्या हो जाएगा? ओवरराइडिंग, एंड 50 लाख अनसिक्योर्ड. करेक्ट. यानी बाकी लोग को कुछ ठेंगा मिलेगा यहाँ पे. विनय का एक लैपटॉप होगा वहां पे, वहीं पे ऐसा. एक सेकंड, समझा? तो 40 लाख तो क्या हो जाएगा? ओवरराइडिंग हो जाएगा, और 50 लाख अनसिक्योर्ड में जाएगा. आया समझ में? यानी बाकी लोग को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा. पैसा है ही नहीं कंपनी के पास, तो गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं मिलेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी कुछ नहीं मिलेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल. और सिक्योर्ड वाला तो भाई पहले अपना पैसा लेके जाएगा ना, गवर्नमेंट को भी हाथ नहीं लगाने देगा. नहीं, सिक्योर्ड के केस में वो हाथ ही नहीं लगाने देगा, उनको ओवरराइडिंग दे दिया ना फिर प्रोविजन के अंदर में. माना हायरार्की, जब लिक्विडेटर बेचने जाएगा पहले लीगल चार्जेस फिर अपना, वो उसका पेमेंट कर. लेकिन ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल्स का वजह से सिक्योर्ड आगे आके खड़ा हो जाए, वो बोलता है मेरा एसेट्स. हाँ, मतलब वो बोलता है मेरी एसेट्स जो आपने मेरे पास मॉर्गेज रखी थी उससे पहले मुझे पैसा दो. अदर एसेट्स के केस में, अदर देन सिक्योर्ड एसेट्स को छोड़ के कोई एसेट्स बेच के पैसा आ रहा है ना, उसमें पहले लीगल चार्जेस पे किया जाएगा. भैया हाँ, ये प्रोविजन नहीं डालता तब तो मतलब सिक्योर कोई देता ही नहीं ना, फिर फायदा क्या सिक्योरिटी लेके लोन देने का? फिर तो अनसिक्योर्ड लोन दो. कंपनी बंद होने के टाइम जब मुझे लाइन में पीछे ही खड़ा रहना है, तो क्यों मुझे बोल रहे हो कि मेरा सिक्योर्ड लोन है?
फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना सिक्योर्ड लोन का। क्लियर है ये चीज? तो नंबर सर गवर्नमेंट क्यों नहीं आया पहले? मतलब देखो यहाँ पे कौन सा एसेट बेचा है हमने, सिक्योर्ड एसेट बेचा है। यदि हम बाकी एसेट्स को बेचते ना, बाकी कोई दूसरी एसेट्स को बेचते हैं, उस कंडीशन में हम लोग गवर्नमेंट टैक्सेस पहले देते हैं इन कंपेयर टू योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। पहले वर्कर्स को बिकॉज ऑफ ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल। अब सपोज कंपनी ने क्या किया, आगे चल के दूसरी कोई एसेट्स बेचा, ठीक है, आगे चल के दूसरी कोई एसेट बेचा और कंपनी के पास पैसा आया 2.5 करोड़, तो कंपनी क्या करेगा? सबसे पहले 40 लाख और 40 लाख, 40 लाख तो ये वाला वर्कर्स वाला, 40 नहीं सॉरी कितना रह गया, 62 लाख 50 माइनस 22 लाख 50,000, इसका कितना 22 लाख 50,000 रह गया था ना, उसको तो ओवरराइडिंग मानेगा। वर्कर्स का जितना भी पैसा होता है वो ओवरराइडिंग हो गया, यानी 2.5 करोड़ यदि अदर एसेट्स को बेच के लिक्विडेटर के हाथ में पैसा आएगा ना, तो लिक्विडेटर सबसे पहले पेमेंट करेगा 22 लाख 50,000, इतना पेमेंट करेगा वर्कर्स को, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेगा 40 लाख, उसके बाद में पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, एंड देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे किया जाएगा। और जहां पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 30 लाख थे, उसमें जो मेरा सिक्योर्ड पार्ट है वो भी ऐड हो जाएगा, यानी टोटल 80 लाख हो जाएंगे मेरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो पूरा टाइम ओवरराइडिंग है ना, वो पूरा ओवरराइडिंग तो हाँ मुझे क्या पूछ रहा था तुम? सर ये गवर्नमेंट का मतलब इलस्ट्रेशन 3 में तो हम लोग पहले ले लिया था ना गवर्नमेंट वाला टैक्स। क्या चीज? इलस्ट्रेशन नंबर 3 में गवर्नमेंट को देखो, तुम अच्छे से देखो, यहाँ पे सुनो मेरे बात सुनो, यहाँ पे एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसने कितना लोन दे रखा है अपने को, बोलो कितना लोन दे रखा है? 2,50,00,000 का इतना लोन दे रखा है ना, क्लियर है? प्लस मेरे पास वर्कमैन ड्यूज है कितने रुपए का, 62 लाख 50,000, गवर्नमेंट ड्यूज है कितना, 15 लाख, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 30 लाख। ये है जो हायरार्की हमने पढ़ा था, उसमें सबसे पहले लीगल चार्जेस था, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन था, बाकी था ना, फिर एक सेक्शन आया 326, वहां पे उसने बोला ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब सबसे पहले आप उनको पे करोगे, ठीक है। तो मेरा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे कितने हैं वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओवरराइडिंग यानी इनको सबसे पहले पे करना है, जो सिक्योर्ड एसेट है। अरे भाई सोचो, इस बेचारे ने सिक्योर्ड लोन दिया था एक एसेट मॉर्गेज रख के, यदि उस एसेट से जो भी पैसा आया है वो बोलता है बाकी दूसरों को, उसके लिए तो गवर्नमेंट भी दूसरा है ना, यदि आप उसको पे करोगे तो मेरा फायदा क्या हुआ सिक्योर्ड लोन देने का? सबसे पहले तो ये अपना रिकवर करेगा ना, बट गवर्नमेंट ने बस एक छोटा सा ट्रिक खेल दिया, इसके साथ में इसको भी खड़ा कर दिया, बोलता ये भी सिक्योर्ड रहेगा फिर तेरे साथ साथ में, तो तेरे को जितना एसेट्स हमने सिक्योरिटी में दिया है कंपनी ने, माना जाएगा कि इनके लिए भी दिया है, तो वर्कर्स को भी इनके पैरेलल खड़ा कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास में सिक्योर्ड क्रेडिटर, मुझे समझ में आया? ये सेक्शन की वजह से हम लोग को ऐसा करना पड़ रहा है। वर्कमैन ड्यूज सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना, 2,50,00,000, ये 62 लाख 50,000, तो टोटल कितना हो गया मेरा,
3,12,50,000 लेस, सबसे पहले सिक्योर्ड एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा इनको पे करना पड़ेगा ना, लेस रियलाइज्ड फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट। कितना पैसा रियलाइज किया हमने? 2 करोड़, बट टोटल तो पेमेंट करना था 3,12,50,000, तो यानी सफिशिएंट नहीं है मेरे पास में। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? रेशियो में, दैट इज 4:1 इन द रेशियो ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कमैन ड्यूज। तो कितना कितना पेमेंट किया हमने? 1,60 लाख एंड 40 लाख। कितना बैलेंस रह जाएगा? 1,12,50,000। अब इस 90 लाख के अंदर में भी कुछ को अभी भी जब बाकी एसेट्स को बेच के पैसा आएगा ना, इनको ओवरराइडिंग ही मिलेगा। कितना? जितना पैसा उनका हमने वर्कर्स के लिए यूज किया उतना ओवरराइडिंग हो जाएगा। बाकी इन लोग किसके साथ खड़े होंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ में, दैट इज 50 लाख। हाँ, उसमें से फिर ओवरराइडिंग तो कौन सा रहेगा? वर्कमैन का पहले पेमेंट रेशियो, उसमें भी रेशियो। यदि उतना एसेट्स का पैसा नहीं हुआ, यदि मेरे पास पूरा 62,50,000 नहीं हुआ, तो फिर रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे तो आप समझ में आया? सर ओवरराइडिंग गवर्नमेंट से भी पहले आता है क्या? हाँ, नहीं ओवरराइड। अब देखो सुनो, अब ये जो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल है ना, गवर्नमेंट से पहले नहीं। अब जो तुम्हारी बाकी एसेट्स तुम सेल करोगे, अब जब तुम बाकी एसेट सेल करोगे ना, तो सबसे पहले हम किसको पेमेंट कर देंगे? गवर्नमेंट ड्यूज दे दोगे। अब सुनो, अब असली कहानी है, सिक्योर्ड एसेट्स का कहानी हो गया। अब कंपनी ने सपोज एक्स अमाउंट रिकवर किया बाकी एसेट्स को बेच के, ठीक है? एसेट्स रियलाइज एक्स अमाउंट है, एक एक्स अमाउंट है। उसमें से क्या करेगा? सबसे पहले लीगल चार्ज को पे करेगा। अब क्योंकि प्रेफरेंशियल बाद में आता है ना मेरा, प्रेफरेंस के अंदर में क्या किया, इनको लाइन में आगे खड़ा कर देंगे एम्प्लॉयज को देने से पहले, दैट इज ओवरराइडिंग। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लाइन में सबसे आगे इन लोग खड़े होंगे। पहले लीगल चार्ज, फिर लिक्विडेटर का खर्चा, देन सिक्योर्ड वाला का काम बच गया। सिक्योर्ड में जितना बाकी था ओवरराइडिंग वो आएगा, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल, then preferential, then debenture holders, then unsecured। इतना पीछे अनसिक्योर्ड, यानी 50 लाख का नंबर कब आएगा? बहुत बाद में। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो 50 लाख रह गया है, जिसको अनसिक्योर्ड में क्लासिफाई कर दिया है, उसका नंबर इतना बाद में आएगा। पहले ये सब पेमेंट करेंगे। मुझे तो आप समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ, क्योंकि जब कुछ आया ही नहीं है, सुनो सपोज हमारे पास सिक्योर्ड एसेट से कुछ पैसा आया नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अरे कुछ तो पैसा आएगा, वरना कोई सिक्योर्ड लोन क्यों देगा, राइट? तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही कैलकुलेशन, वरना तो ये सारा अनसिक्योर्ड लोन ही हुआ, तो चुपचाप फिर अनसिक्योर्ड की लाइन में जाके खड़े हो जाएंगे। तो ये था कैटेगरी जो तुमको ध्यान में रख। हो गया कुछ पार्ट बाकी? क्या है? छोटे छोटे 4। दो दिन पहले तो शाम को आया था, चित्रा और मुस्कान कर रहा था क्लास।
टेक्स्ट करना था आज। उसके बाद ये निकालो तो नंबर 9 सॉल्व करके बताओ अभी मेरे को। दिखाता हूँ, एक सेकंड। कंपाइलर का नंबर 9 करेगा। इससे मोदी तुम्हारा जो अभी नंबर 9 करेगा ना, उससे तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा जो अभी दिमाग में आया था। घर पे भी आप लोग उसी तरीके से सीक्वेंस में रिवाइज करना जैसे आप पढ़ते हैं। नहीं, टॉपिक वाइज सीक्वेंस का मतलब होता है टॉपिक वाइज, जैसे अपन पढ़ रहे हैं वैसे ही आप क्वेश्चंस को रिवाइज करो घर पे। इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आने का चांसेस है, मतलब पूरा नहीं है, हर बार ही है तो कई बार 10 मिनट का भी नहीं, मतलब ये 10 मिनट का नहीं रहता। इंटरनल कॉन्सेप्शन number 9, a liquidator is entitled to receive remuneration at 3% of the assets realized and 4% of the payment made to creditors and the company's bankers। ठीक है, देखो क्या बोला है, लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन देना 3%। लैंग्वेज के ऊपर जाओ, समटाइम्स कुछ कंसेप्ट। लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन क्या है, जो काम करने आया है वो अपना पैसा लेगा, ठीक है, यानी उसको सैलरी देना। उस सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है, देखो, a liquidator is entitled to remuneration at 3% on the asset realized, जितना एसेट वो बेचेगा उसका 3%, and 4% on the payment made to creditor and company's bankers, यानी कंपनी के क्रेडिटर और बैंकर को जितना पेमेंट करेगा उसका 4%। The assets were realized for rupees 80 lakh, टोटल एसेट्स रियलाइज हुआ है 80 लाख का, तो मैं पता कर सकता हूं कि 80 लाख का 3% 2,40,000 किसको मिलेगा, लिक्विडेटर को मिलेगा, ये तो ठीक है। फिर क्या बोला, 4% ऑन पेमेंट टू क्रेडिटर एंड कंपनीज बैंकर्स। आगे देखते हैं, ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन चार्ज टू द कंपनी बैंकर्स टू हुम द कंपनी ओ 1 करोड़, यानी चार्ज टू मतलब सिक्योर्ड हुए, कंपनी के बैंकर सिक्योर्ड हुए 1 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी में, 1 करोड़ का लोन लिया था, सिक्योरिटी में था एसेट, उस एसेट को बेच के 80 लाख रुपए आया है। The company owe following amounts to others due to workers, other preferential creditor and unsecured creditor. With reference to the provision of the Companies Act, you are required to calculate the amount payable to workers, other preferential creditor, unsecured creditor, liquidator remuneration and companies bankers. Clear है? अब देखो, सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कर्स तो एक लाइन में खड़ा हो जाएगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर को आपको पे करना है 1 करोड़, वर्कर्स को पे करना है तो 1 करोड़ 25 लाख का पेमेंट करना है, और एसेट बेच के आया 80 लाख, सफिशिएंट पैसा नहीं है तो इस रेशियो में पे करेगा। तो इस रेशियो में पे करेगा तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 25 लाख इंटू 1 करोड़, यानी 64 लाख तो इसको पे कर देंगे। यस, अच्छा, उसको माइनस कर, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन का तो फिर एक पार्ट और रह जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे तुम्हारे पास कंपनी ओ 1 करोड़ रुपए पेमेंट करना था, एसेट्स में रियलाइज्ड फॉर रुपीज 80 लाख, ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन चार्ज्ड टू द कंपनीज बैंकर्स टू हुम द कंपनी ओ 1 करोड़, ऑल द एसेट्स हैव बीन चार्ज्ड टू द कंपनीज बैंकर्स, सारा का सारा एसेट्स, यानी एक तरह से फ्लोटिंग चार्ज नहीं हो गया क्या,
सारा एसेट्स कौन फिक्स चार्ज में रखता है? सारा एसेट्स कभी भी फिक्स चार्ज में नहीं होता, स्पेसिफिक एसेट्स फिक्स चार्ज में रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हारे पास 80 लाख रुपए आया, ठीक है। मुझे इतना पता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कर्स को देने के लिए 1,25,00,000 चाहिए और हमारे पास पैसा सफिशिएंट नहीं है, तो इस रेशियो में पे करेंगे। अब उससे पहले तुमको निकालना पड़ेगा लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन कितना निकालोगे? देखो 80 लाख में से ये मान के चलो 2,40,000 तो लिक्विडेटर को देना ही है। 80 लाख तुम्हारे पास पैसा आया एसेट्स को बेच के, उसमें से 2,40,000 तो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन पे कर दोगे, कितना बचेगा? इतना बचेगा। इसके अंदर में क्या लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन अभी तक माइनस होना बाकी है? राइट, यानी दिस वैल्यू इंक्लूड द 4% रिम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर ऑल्सो। अरे इस पैसे में ही तो वो 4% पैसा छुपा हुआ है ना, वो माइनस करोगे, उसके बाद तो पता चलेगा कितना पैसा बांटना है इन दोनों में। टोटल 80 लाख रुपीस तुम्हारे इन हैंड में। एसेट रियलाइज का 3%, वो तो डायरेक्ट निकाल लिया, चलो वो हमने लिक्विडेटर को दे दिया। बचा इतना पैसा, क्या लिक्विडेटर का सारा रिम्यूनरेशन पेमेंट हो गया क्या? अभी भी 4% ऑन पेमेंट टू बी मेड है। तो ये 77,60,000 इंक्लूड्स माय 4% आल्सो, यानी दिस इज माय 104%। ये मेरा 104% हुआ। फिर लेकिन अभी तो इसको नहीं कर सकते क्या? 64% लेकर रखते हैं। हाँ, 77,60,000 डिवाइडेड बाय 104 into 4। 4% on payment made, मतलब जितना पेमेंट किया उसका 4%। तो ये तो हमने कुछ पेमेंट भी किया ना, नहीं होगी इसमें पेमेंट भी करना है और 4% जो लिक्विडेटर का। अच्छा तुम दोनों निकालो तो विशाल, ट्राई करके बताओ। सी, सबसे पहले तो ये चीज अच्छे से सॉल्यूशन को देखो अपन कैसे कर सकते हैं इसको। अवर क्वेश्चन नंबर 9, राइट, टोटल एसेट रियलाइज कितना है? टोटल एसेट रियलाइज्ड है आपका 80 लाख, मतलब इससे ज्यादा तो आप पे ही नहीं कर सकते। इसके अंदर में आपको किसको पेमेंट करना है? लिक्विडेटर को पेमेंट करना है, प्लस सिक्योर्ड वाले एंड वर्कर्स, उनको इन द रेशियो पेमेंट करेंगे। अभी देखो सिक्योर्ड और वर्कमैन ड्यूज का रेशियो क्या है? लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन is equals to 3% of asset realized, ये बोला, प्लस 4% of payment to creditor plus कंपनी बैंकर, ये बोल के रखा है। अब देखो ठीक है, इतना कहानी क्वेश्चन ने बोला। उसके बाद मुझे इतना पता है मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है। सबसे पहले आप किसको पेमेंट करते हैं? फ्लोटिंग चार्ज, लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, देन तुम्हारा सिक्योर्ड का एसेट का कुछ होगा तो वो, ठीक है, एंड देन ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल वाले आ जाएंगे। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कमैन ड्यूज का रेशियो क्या है? 1 करोड़। वर्कमैन ड्यूज कितना? रेशियो 4:1, यानी जितना भी पैसा होगा उसको 4/5 एंड 1/5 में पेमेंट कर देंगे हम लोग। इतना पता है कि क्वेश्चन ने मुझे पूछा कि अनसिक्योर्ड को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू, बेचारा उन लोग को देने के लिए पैसा नहीं है तो उनको तो कुछ मिलने से रहा।
कंपनी का बैंकर का पैसा निकालेगा क्योंकि वो सिक्योर्ड कैटेगरी में है, इसका कुछ ना कुछ निकल जाएगा, इसका कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अदर प्रेफरेंशियल्स को भी कुछ नहीं मिलेगा, पैसा है ही नहीं हमारे पास, इन दोनों को कुछ मिलेगा नहीं। वर्कर्स को और कंपनी के बैंकर को थोड़ा थोड़ा मिलेगा। वर्कर्स को वी विल ट्रीटिंग एज क्रेडिटर, इसको सबसे पहले लाइन में खड़ा करेंगे ना अपन, ठीक है। इनको कुछ मिलेगा, कंपनी के बैंकर को कुछ मिलेगा, और लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन तो मिलना ही है, राइट। अब तो पॉइंट नंबर 2 और 3 क्यों स्ट्राइक ऑफ हुआ वो समझ में आया, क्योंकि उतना तो पैसा ही नहीं है उनको देने के लिए, क्योंकि मुझे देना है 1,25 लाख, तो मुझे देना है सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कर्स को, और फिर लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन भी है, यानी उससे ज्यादा ही होगा टोटल कर दे तो, और है हमारे पास पैसा ओनली 80 लाख। अब 80 लाख में सबसे पहले लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन देना है, तो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन 3% ऑफ एसेट्स रियलाइज। सबसे पहले लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन निकालते हैं। अस्सी लाख का एसेट रियलाइज किया हमने, उसका 3%। अब जो भी पैसा बचा होगा 240 पे करने का, वो बचा है मेरा कितना, इसके अंदर 3 लोगों को पे करना है, क्रेडिटर, कंपनीज बैंकर्स और लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, ठीक है। यानी 3 चीज है, यानी इसी पैसे में तो लिक्विडेटर का पैसा है। याद करो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला पॉइंट, नेट प्रॉफिट से आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला पॉइंट, तो क्या करते हैं, रेट बाय 100 प्लस रेट। तो इसका क्या होगा, 4/104, 80 लाख का 3%, 2,40,000 प्लस 77,60,000 डिवाइडेड बाय 104 into 4, 298, 462 अप्रोक्स। $538, 462 रिम्यूनरेशन हो गया, क्लियर है। बैलेंस कितना बच जाएगा, 80 लाख था, उसमें से 538, 462, एक तो यहाँ पे चेंज कर लेना, इसको कर लेगा अपन 538, 462। वो आंसर भी और एक तरीका है, बट इफ आपको ये समझ में आए तो वो तरीका समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी एक दो तरीका जिससे अलग अलग फिगर्स निकाल सकते हैं। वर्कमेन ड्यूज, अमाउंट रियलाइज्ड इनटू वर्कमेन ड्यूज डिवाइडेड बाय अमाउंट रियलाइज्ड प्लस वर्कमेन ड्यूज। हाँ, वो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से जाओगे तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इफ लॉजिकल ये समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे ही करना है तो कहानी खत्म, तब फिर इस आंसर को चेंज कर लेना। 538, 462 होगा तुम्हारा लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। बैलेंस कितना बचेगा, 74,61,538। इस पैसे को अपन पे करेगा किसको किसको, वर्कमैन ड्यूज, कंपनीज, बैंकर। वर्कमैन ड्यूज को कितना मिलेगा, 74,61,538 into 1/5, और इधर 74,61,538 का 4/5 कितना आ जाएगा, 92,308 पकड़ लेते हैं, 14,92,308। क्लियर है ये, समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन करना था, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके पास। इसका 2-3 तरीके हैं इसके आंसर सॉल्व करने के। उधर आंसर चेंज कर लेते हैं, 59, 69, 230।
वो तुम आइडिया तो किससे लेना? मुझे समझ में आया? हाँ सर। ये करो फिर आगे करता है कुछ। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था सेकंड पार्ट में कि 4% ऑफ क्रेडिटर एंड कंपनीज बैंकर्स को जितना पेमेंट कर रहे हैं, यानी इसका मतलब वी हैव ट्रीटेड वर्कर्स एज द क्रेडिटर्स। हम लोगों ने क्या ट्रीट किया है? वर्कमैन व्यूज को क्रेडिटर ट्रीट किया है ना। तो यहाँ पे एजम्पशन क्या है? assumed workman as creditor by liquidator। अब यदि इसको और एक तरीका मैं सिखा रहा हूं, सीख लो, ठीक है? वो समझ में आया तो वो भी चलेगा, ये समझ में आया तो वेल एंड गुड, वो करने का जरूरत नहीं है, बट एक और समझ लो। और एक क्या है, यदि सोचो वर्कर्स कोई क्रेडिटर तो होता नहीं है ना। क्या वर्कर्स क्रेडिटर होते हैं क्या? वर्कर्स क्रेडिटर नहीं होते तो लिक्विडेटर ये भी तो मान सकता है कि ये क्रेडिटर नहीं है, उसको नॉर्मल वर्कर्स ही ट्रीट करे। इफ वर्कर्स आर नॉट ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स, ठीक है, उसको अपन क्रेडिटर नहीं मानता, राइट? तो मेरे पास टोटल एसेट रियलाइज कितना हुआ? 80 लाख का टोटल एसेट रियलाइज हुआ। सबसे पहले ये मैं किसको पेमेंट करूंगा? सिक्योर्ड वालों को। तो वर्कर्स भी मेरे सिक्योर्ड वाले कैटेगरी में आ जाते हैं ना। सिक्योर्ड लायबिलिटी कितनी होती? 1 करोड़ कंपनी का लोन, कंपनी बैंकर प्लस वर्कमैन, ये सारा ही मेरे लिए सिक्योर्ड बन जाता है ना। वर्कर्स को भी हम लोग सिक्योर्ड वाली लाइन में खड़ी कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 1 करोड़ 25 लाख, है ना। मुझे सिर्फ निकालना है इसमें वर्कर्स को कितना पैसा मिलता, प्रोपोर्शनेटली मिलता ना। 1 करोड़ इज टू 25 जो भी आया तुम्हारा, यानी इसको मैं ऐसे नहीं लिखो तो आई कैन राइट लाइक दिस, 1 करोड़ इसको देना है और 25 लाख इसको देना है, यही था तुम्हारा। तो यानी आउट ऑफ 80 लाख वर्कर्स को कितना मिलता? वर्कर शेयर फ्रॉम एसेट रियलाइज्ड, टोटल पैसा है 80 लाख, 1 करोड़ 25 लाख के लिए देना था और मुझे सिर्फ वर्कर का हिस्सा निकालना है। तो कितना निकलेगा? 16 लाख अपन किसको करेगा? वर्कर्स को पे कर देगा। तो मेरे पास 80 लाख, क्योंकि वर्कर्स को अपन क्रेडिटर मानेगा ही नहीं ना, तो 80 लाख में बैलेंस कितना बचेगा? 80 लाख में से 16 लाख यदि पहले वर्कर्स को दे दिया तो बचेगा कितना? 64 लाख। क्लियर है ये चीज? क्या तक क्लियर है? यही पैसा क्या होने वाला है? शेयर होने वाला है। यही पैसा तो मिलेगा कंपनी के बैंकर को, क्योंकि क्रेडिटर तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। क्रेडिटर तक पहुंचने का पैसा है क्या तुम्हारे पास? टोटल बचेगा 64 लाख, उसमें से लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन भी जाना है और कंपनी के बैंकर को भी मिलना है ना। समझा? यानी हम लोग क्रेडिटर तक तो पहुंचेंगे ही नहीं ना, क्रेडिटर तक पहुंचने का कोई स्कोप ही नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा? लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन कितना होगा आपका?
80 लाख का 3% तो होना ही है, 80 लाख का 3% होना ही है। क्लियर है? 2,40,000 चला जाएगा, 2,40,000, 80 लाख, 2,40,000, 77,60,000। बैलेंस कितना बचेगा मेरे पास? 80 लाख में से यदि 240 लिक्विडेटर अपना एक पार्ट अलग कर लेगा तो बचेगा कितना? 77,60,000। इसमें से उसको कितना मिलना है, किस रेशियो में शेयर करना है? 4:1। तो कितना आएगा? 77,60,000 डिवाइडेड बाई। अब सबसे पहले वर्कर को तो क्रेडिटर मान नहीं रहे ना। अब क्या बोला, और एक सेकंड पार्ट क्या है, 4% ऑफ क्रेडिटर प्लस कंपनी बैंकर, राइट? अब इसमें से किसको किसको पेमेंट होना है? 3 जन को पेमेंट होना है, लिक्विडेटर, वर्कर एंड कंपनी बैंकर। बट वर्कर तो हम लोग क्रेडिटर मान ही नहीं रहे, यानी सबसे पहले वर्कर को पेमेंट कर दे। वर्कर इज नॉट द क्रेडिटर, क्योंकि लिक्विडेटर का जो हिस्सा निकालना है 4%, उसमें तो क्या है, क्रेडिटर प्लस कंपनीज बैंकर है ना, तो मुझे वर्कर्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो बैलेंस अमाउंट में से वर्कर निकाल दो, वर्कमैन शेयर, वर्कमैन शेयर फ्रॉम बैलेंस 77,60,000 इंटू 1/5। यही था रेशियो 4:1। तो कितना आएगा? अब जो बचा है वो किसके लिए? कंपनीज बैंकर, क्रेडिटर तो जीरो है अपना, वहां तक तो जाएगा ही नहीं, यानी दैट वैल्यू इंक्लूड्स योर लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। इफ इस वैल्यू में से आपने ये पार्ट निकाल दिया तो इन दोनों का पैसा है इसके अंदर में, तो बैलेंस कितना रहा? 77,60,000 में से 15,52,000 चला गया, तो कितना बचेगा? 62 लाख। दिस इंक्लूड्स 2 पार्ट, जितना कंपनी को देना है और लिक्विडेटर को देना है। Therefore, लिक्विडेटर का पार्ट निकाल लो, रिम्यूनरेशन 62,08,000 divided by 104 into 4, 238,769, 238,769। बाकी बचा हुआ पैसा कंपनी बैंकर को मिलेगा। कंपनीज के बैंकर को कितना मिलेगा? 62,08,000 माइनस 238,769। 59,69231। ये आंसर शायद अपना कंपाइलर में लिखा हुआ था। उस टाइम का ये बस एजम्पशन। वर्कर का ऊपर निकाला था हमने 16, वो माइनस करेगा ना तो मैच कर देगा। समझा नहीं? अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे टोटल 77,60,000 जो बचा है उसमें से 16 लाख अपन वर्कर्स को देगा एंड 238,769 लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन देगा एंड बाकी कंपनीज बैंकर्स को जाएगा। बदल जाएगा, वो बदल आएगा, उससे फिर आंसर। समझा नहीं हम अभी भी, फिर भी तुम्हारा बात
उसमें डिवाइड का 100 करेगा ना, सब्जेक्ट मतलब जो इसने आंसर दिया कंपेयर वो मैथ वो जो लिक्विडिटी का रिकमेंडेशन नहीं नहीं, उसको इतना मत ध्यान में रखो, फिर इसी को रखो। यही दो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका, वो और पजल्ड कर देगा तुम लोग को, दो जगह घुमा देगा तुम लोग का माथा। हाँ, फिर तुमको कोई जरूरत ही नहीं, तुमको रेशियो ध्यान में रखना था बस, इसका पार्ट का जरूरत ही नहीं रहेगा फिर तुमको। हाँ, लिक्विडिटी रिम्यूनरेशन से स्टार्ट रहेगा तुम्हारा, बस ये रेशियो ध्यान में रखना पड़ेगा तुम लोगों को। ये वाला पार्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये नहीं करोगे तो चलेगा, बट ये रेशियो कितना ये ध्यान रखना, 4:1। क्या चीज? अरे लिक्विडिटर का रिम्यूनरेशन निकाल दिया 240, टोटल 80 था, उसमें से 240 तो मिलना ही है, बचा 7760। 7760 में 3 जन को मिलना है, लिक्विडिटर का सैलरी भी है इसमें, वर्कर्स का पैसा भी है, और कंपनी के बैंकर को भी मिलना है। वर्कर को हम लोग क्रेडिटर नहीं मान रहे हैं, तो पहले अपन वर्कर को पे कर दें। तो वर्कर को कितना पे करेगा, 1/5, जितना भी पैसा है 4:1 में शेयर होना था ना, तो 1/5 1552 वर्कर को देने के बाद इतना पैसा बचा, इस पैसे में लिक्विडिटर और कंपनी का बैंकर दोनों का है तो इसमें 4% जो लिक्विडिटर का वो अलग से निकाल दिया, तो टोटल लिक्विडिटर रिम्यूनरेशन कितना हो जाएगा आपका, देयरफॉर टोटल लिक्विडिटर रिम्यूनरेशन कितना आएगा, 2,40,000 प्लस अरे वो आंसर भी मैच करवा सकता हूँ, वो तीसरा तरीका है, उसमें पहले 16 लाख पे कर दो, वो जो आंसर था, जो आपका कंपाइलर में जो आंसर है वो भी मैच हो जाएगा। उसमें आप क्या करो, 80 लाख, 80 लाख में से 2,40,000 लिक्विडेटर को गया, बचा 77,60,000, वर्कर को सबसे पहले पे कर दिया हमने 16 लाख, 77,60,000 माइनस 16 लाख, इसमें लिक्विडेटर को मिलेगा और कंपनी के बैंकर को मिलेगा, ठीक है। लिक्विडेटर को कितना मिलेगा, 61,60,000 236,923, ठीक है। तो इनको कितना मिलेगा, 61,60,000 माइनस 236,923, $592,3077, ये था एक, ये भी तरीका है। पहले कहाँ किया, लिक्विडेटर को तो पूरा पैसा मिला ही है, कहाँ छोड़ दिया हम लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पूरा मिला है। हाँ, लिक्विडेटर ही तो है वो, प्लस और एक हिस्सा था लिक्विडेटर का, वो भी हम लोग को कैसे भी करके उसको तो देना ही है। अदरवाइज 77,60,000 वर्कर्स और कंपनी के बैंकर में बंटा ना, बट हमने उतना नहीं बांटा, उससे कम बांटा है। यदि तुम प्रैक्टिकली देखोगे, दिस प्लस दिस इज नॉट 77,60,000, इसमें से कुछ हिस्सा लिक्विडेटर का हमने पहले ही अलग कर दिया है। हाँ, हायरार्की में उसको सबसे पहले ही रखा है हमने लिक्विडेटर को, उसके बाद बाकी को पेमेंट किया जा रहा है। तो 3 तरीका है, ये था कैटेगरी 1, ऑल्टरनेटिव 1,
जहां पे माना कि वर्कर्स को क्रेडिटर की तरह, ठीक है। देन फिर हमने किया ऑल्टरनेटिव 2, जहां पे वर्कर्स को क्रेडिटर की तरह माना ही नहीं, अलग से वर्कर्स ट्रीट किया, ओवरराइडिंग। एंड कैटेगरी 3, जहां पे हमने क्या किया, वर्कर्स को सबसे पहले उनका हिस्से का पेमेंट कर दिया और बाकी सारा ट्रीटमेंट किया। तो ये 3 तरीका है इसके आंसर्स निकालने के। ये 3 अलग अलग आंसर्स आपके निकल सकते हैं और तीनों एग्जाम में एक्सेप्टेबल थे। सॉल्यूशन में तीनों दिख रहे हैं, तीनों एग्जाम में एक्सेप्टेबल था ये। आप तीनों तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन मुझे वो अल्टरनेटिव 2 अच्छा लगा। हाँ, जो सही लगे, जिसको जो पसंद आए, बस कर लेने का। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में तीनों ही था। इंस्टीट्यूट के पास तीनों सॉल्यूशन है, जो स्टूडेंट जो करके आए उनको सबको 5 मार्क मिला। लेकिन हम करके नहीं आए। क्लियर है? आपने ये नोट डाउन किया? एक सेकेंड, अपने को तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल एंड प्रेफरेंशियल वाला पार्ट क्लियर है। उससे ज्यादा कोई एक बार चेक कर लो फिर से, कंपाइलर में कोई क्वेश्चन है क्या? 8 हो गया, 9 हो गया। देन और कोई क्वेश्चन है क्या जो उससे रिलेटेड है? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, यस। और एक है 11, क्वेश्चन नंबर 11, वो अभी करेगा। नंबर 11 एंड नंबर 16, नंबर 11 एंड नंबर 16 अभी करेगा, ठीक है। एंड फिर आज का डिस्कशन ओवर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट, अभी आज क्या क्या किया हमने? ये और ये हुआ, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बकअप करेगा नेक्स्ट क्लास में, फटाफट आके लीस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज एंड लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट एंड रिसीवर वाला पार्ट कर लेगा। एंड देन फिर एक पार्ट चाहिएगा अपने को जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज हम लोग साथ साथ में कंपाइलर्स को खत्म कर रहे हैं, बट इट्स फाइन। 2 लेक्चर की जगह अपने को 3 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा कंपाइलर भी हाथ के हाथ खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। अभी 2 क्वेश्चन है, एक बार ये 2 क्वेश्चन मेरे साथ फटाफट कर लो, फिर आप वो वाला सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना। नंबर 11, Alpha Limited is under the process of liquidation. Liquidator is entitled to receive remuneration of 2% on the asset realized, 3% on the amount distributed to preferential creditor, and 3% on the payment made to unsecured creditor. The assets were realized as follows, ठीक है, 37,50,000। तो कैसे होगा रिम्यूनरेशन? जितना एसेट रियलाइज हुआ उसका 2% तो मिलेगा ही। 37,50,000 का 2% तो मिलना ही, इतना तो मिलना ही है, ठीक है। अब क्या होगा? अमाउंट निकालना क्या है? टोटल रिम्यूनरेशन पेबल टू लिक्विडेटर। आगे क्या बोला? 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। टोटल 37,50,000 था, उसमें से चलो 75,000 उसका रिम्यूनरेशन अलग कर देगा। सबसे पहले क्या होगा? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वो भी माइनस हो जाएगा। देन सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद में ही तो प्रेफरेंशियल का नंबर आएगा ना। तो बताओ 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मुझे पहले तो ये चेक कर लो, लिक्विडेशन एक्सपेंस है 37,500, राइट। देन 15 लाख का सिक्योर्ड क्रेडिटर है, देन 1,12,500 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, 16,50,000। यानी वी विल बी
हैविंग सफिशिएंट बैलेंस कि हम लोग अनसिक्योर्ड तक पहुंचेगा, बिकॉज एसेट बेच के पैसा आया 37,50,000 और ये सबको पेमेंट करना है 16,50,000, तो इनको पे कर देगा। उसके बाद भी मेरे पास 21 लाख और उसमें रिम्यूनरेशन का पार्ट इंक्लूड है, यानी मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक जाऊंगा, राइट। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट मिलेगा। जब उतना पैसा है तो पूरा ही मिलेगा ना। तो 3% ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,12,500 का 3%, अब बाकी बताओ कि क्या होगा, कैसे निकाले। तुम्हारे पास देखो 37,50,000 था, उसमें से लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिया, लिक्विडेटर का 75,000 रुपए पेमेंट कर दिया, 3375 पे कर दिया, देन 15 लाख वो भी पेमेंट कर देंगे अपन हायरार्की वाइज, प्रेफरेंशियल को भी पे कर देंगे। कितना पैसा बचेगा? 20,21,600। $20,21,000 इसमें अनसिक्योर्ड को भी पे करना है, प्लस लिक्विडेटर का 3% भी तो इसी में ही है। वो कहां दिया है? 3% ऑन द पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड। आई बात समझ में? यानी दिस इंक्लूड 3% पार्ट ऑल्सो। तो पहले वो निकालो, 20,21,625 डिवाइडेड बाई 103 इंटू 3, यानी ये होगा 58,882। $58,882 भी अपन माइनस कर देगा उसका सैलरी। तो ये किसको मिल रहा है? ये जो अमाउंट मैं लिख रहा हूँ ये किसको मिल रहा है? यानी इतना पैसा ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगा, बाकी गया नहीं है पैसा। तो रिम्यूनरेशन कितना आ गया? 137,257 आया समझ में? हाँ, 5 मार्क का आता है। 80% स्टूडेंट गलत करके आता। सिली मिस्टेक्स, भयंकर सिली मिस्टेक्स। अरे हमेशा पहले ये देखा करो ग्रॉस एसेट रियलाइज कितना हुआ और पेमेंट करना कितना है। यदि तुम ये तो देखो तुम हायरार्की में पहुंचोगे कहां तक, कहां पे, बैलेंस अगर नहीं होता, किस केस में? तो जाता ही नहीं तो उसको कुछ मिलता ही नहीं, अनसिक्योर्ड को कुछ पेमेंट ही नहीं किया तो 3% भी नहीं मिलेगा। उस थोड़ा में 3% इंक्लूड होता वो निकालता। हायरार्की समझ में आया? पहले लिक्विडेशन, फिर लिक्विडेटर, ये भी लिक्विडेटर, फिर सिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंशियल, उसके बाद ही तो आ रहा है, उसके बाद ही तो अनसिक्योर्ड वाला पार्ट आ रहा है। क्लियर है? हायरार्की वाइज ही गए, पैसा था तो उस पैसे से हमने रिम्यूनरेशन कैलकुलेट किया। इस तरीके से रिम्यूनरेशन कैलकुलेट होता है। मुझे समझ में आया? हाँ सर। लालचन है तुम्हारे ऊपर, बोलता सो गया तुम। अच्छा कर लो इसको। देन नंबर 15 है या 16 अभी सेल्फ करोगे, उसके बाद आज का सवाल समाप्त। That's all for today. Thank you.
नंबर 11 का प्रेजेंटेशन इस तरीके से करने हैं अपने को एग्जाम में। एग्जामिनर हो सकता है आपसे कुछ और एक्स्ट्रा पूछ ले कि क्रेडिटर को आपने नेट कितना पेमेंट किया अनसिक्योर्ड को, तो वो भी निकालना आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से अपन निकालेगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, नंबर 16। A liquidator is entitled to receive remuneration of 2% on the asset realized, 3% on the amount distributed to preferential creditors, and 3% on payment to unsecured creditor. Asset realize किया 45 लाख, सबको ही पे कर पाएगा हम लोग, ठीक है? तो कैसे निकालेगा तुम लोग? फटाफट मेरे को यहीं पे बता दो। 45 लाख का 2% कितना? देन सारा प्रिफरेंशियल को पेमेंट हो जाएगा 37, ठीक है? अब अनसिक्योर्ड के लिए पैसा बचा कितना? 45 लाख माइनस 50,000 माइनस 90,000 माइनस 3750 माइनस 15 लाख माइनस 1,25,000। अनसिक्योर्ड के लिए बचा 2731,250, but this value includes 3% of remuneration, $79551, चलो 550 ले लो, आ गया रिम्यूनरेशन। नहीं, कितना पैसा था तुम्हारे पास में और देना तो 15 लाख ही है। तुम्हारे पास तो बहुत सफिशिएंट है, ओवर एक्सेस है, यानी वो प्रेफरेंस और इक्विटी तक जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 लाख का सिंपल 4 मार्क मिल गया। 90 प्लस 3750 प्लस 45,000 138। क्लियर है? सो एक कैटेगरी से रिलेटेड हमने सारा क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्लास बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी को पूरा समझेगा, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट एंड रिसीवर अकाउंट बनाना सीखेगा, एंड देन अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मतलब नेक्स्ट क्लास में लास्ट में जाते जाते स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूरा बना के हम लोग याद कर लेगा, फिर उसका अगला क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस रहेगा अपने को उससे रिलेटेड। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।